के बाद जबलपुर के करते हैं, क्योंकि जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को बढ़े हुए 27% आरक्षण देने से फिर इनकार कर दिया है। बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि आगामी आदेश तक प्रदेश में ओबीसी वर्ग को पहले की तरह 14% आरक्षण ही दिया जा सकेगा। जबलपुर हाईकोर्ट में दायर 11 जनहित याचिकाओं में बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई है। अब याचिकाओं में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की है, लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% किए जाने से कुल आरक्षण बढ़कर 63% हो जाएगा। आज इस मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदेश में करीब 50% ओबीसी आबादी को देखते हुए ओबीसी आरक्षण बढ़ाया गया, लिहाजा कोर्ट को बढ़े हुए आरक्षण पर लगी रोक हटा लेनी चाहिए। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से इंदिरा साहनी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया, जिसके मुताबिक आरक्षण की सीमा 50 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ऐसे में जबलपुर हाईकोर्ट ने फिलहाल बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है और मामले पर अंतिम बहस के लिए अगली तारीख 18 अगस्त तय कर दी है। 19 को सबसे पहले हाईकोर्ट ने ऑर्डिनेंस को स्टे कर दिया था, तो आज जो केस फिर से लगे थे यही वाले केसेस, उसमें कोर्ट ने ओबीसी का रिजर्वेशन जो 14% में जिसमें स्टे किया हुआ था वही 14% लागू रहेगा प्रदेश में। चलिए, जेपी धनोपिया साहब अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग के, शंकरलाल तिवारी जी पूर्व विधायक है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जेपी धनोपिया साहब स्वागत है आपका। तिवारी जी आपका भी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं आप, और अब आप ही के वर्ग को लेकर एक बड़ा फैसला है। आप कानून के जानकार भी हैं, वकालत के तौर पर भी अपना नाम बना चुके हैं, क्या कहेंगे इस मसले पर? विजय जी, देखिए, वास्तविकता यह है कि कानूनी प्रक्रिया अपना काम करती है और न्यायिक के निर्णयों को कोई भी किस तरह से आलोचना नहीं कर सकता। कोई उसके बारे में विवेचना करने का व्यक्ति विशेष कोई अधिकार नहीं है। कोई आपत्ति है तो उसके लिए और भी एपेक्स कोर्ट होती है जहाँ जाके अपनी बात रखने का होता है। मैं पिछड़े वर्ग के अध्यक्ष के नाते इतना ही कहूँगा कि मध्य प्रदेश के अंदर पिछड़े वर्ग की 53% है, और जो कमलनाथ जी की सरकार के टाइम पर 27% किया गया था उसमें आपत्ति कोई नहीं है। संविधान में कई ऐसी बाध्यता नहीं है। लोग संविधान की बाध्यता की बात करें, कई राज्य हैं हमारे, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल, कई जगह पर है जहां पर 50% ज्यादा आरक्षण है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस वाले मुद्दे को कि बार बार वो किया जा रहा है कि आरक्षण 50 से ज्यादा हो रहा है, 50 से कम होना चाहिए। कितना हो रहा है? 50 से ज्यादा कितना हो गया है? आप उस बात को देखिए ना। आप 27% में 12% तो ज्यादा नहीं हो गया ना, कोई 62% तो नहीं हो गया ना। तो मेरा ये निवेदन है कि हमें गंभीरता सोचनी चाहिए। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो बाकी में कई पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कुछ पिछड़े वर्गों में अग्रणी बन गए हैं, कुछ वो क्रीमी लेयर के लोग हैं, लेकिन बाकी में जो गरीब है, जो एक तबका ऐसा है जिससे सुविधाएं नहीं मिलती हैं, साधन नहीं मिलते हैं, किस तरह से अपनी पढ़ाई या जीवन यापन करने के लिए संघर्ष करते हैं, उनके हितों का संरक्षण करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और मैं तो ये कहूंगा कि कम से कम मध्य प्रदेश सरकार को इस बात की जिम्मेदारी है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग कल्याण भी है, आयोग भी है, और भी बहुत सी चीजें हैं। तो इन सबके उद्देश्य क्या है? हमारे उद्देश्य तो कहीं भटक ना जाए उद्देश्य से। इस बात का लेकिन धनोपिया साहब, एक उद्देश्य ये पूछना चाह रहा था, आप इस पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, ऐसा क्या देखा था कि ओबीसी वर्ग को नहीं मिल पा रहा था? आपकी सरकार ने ऐसा क्या देखा था, क्यों उसे बढ़ाया गया? उसके पीछे कारण क्या था, मंशा क्या थी? क्या आप सरकार में आए थे या फिर आपके वचन पत्र का हिस्सा था या नहीं था? नहीं, मनसा या जनता के बीच आपने बात रखी थी? प्रदेश क्या पंड्या जी, शुरू से लेकर आज तक अगर आप देखें, अर्जुन सिंह जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उन्होंने महाजन आयोग का गठन किया था। महाजन आयोग की सिफारिशें थी, उनको अमली जामा पहनाने का प्रयास किया गया। बाद में नहीं हुआ, फिर आपने देखा एक मंडल आयोग बना जिसमें विश्वास प्रताप सिंह जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। बहुत सी चीजें सामने आई। परसेंटेज कम्युनिटी का बहुत ज्यादा है। आज टोटल आरक्षित वर्ग जो है मध्य प्रदेश में ही हम लेके चले तो 83% आरक्षित वर्ग है टोटल। 53% उसमें से ओबीसी है। अब 53% ओबीसी के लिए अगर आप 14% देंगे तो उनको कहां पर क्या मिल पाएगा? जिनका 15% 20% आरक्षण है उनको भी आपने 15-20% दिया हुआ है, और जिनका 53 उनको भी आप 14% दे रहे हैं। तो उस जनसंख्या के माप से, जनसंख्या के हिसाब से ये परसेंटेज बढ़ाने के लिए आदरणीय कमलनाथ जी ने निर्णय लिया था, जो बहुत लंबे समय से लंबित था। उन्होंने उसको प्रभावशील किया, विधानसभा घोषणा की। और मुझे दुख इस बात का है कि सरकार की घोषणा को सरकार ही दूसरे तरीके से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात नहीं है, सरकार दूसरे से उसको
एक वो कर रही है, क्यों उसको नहीं करते? आप विधानसभा में साहस है तो आरक्षण को कम करने का प्रस्ताव ले आइए, क्योंकि पास हुआ है तो विधानसभा में बिल पास हुआ है, उसको कम करने की बात करिए। तो बीजेपी दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहती है। मेरी यहाँ किसी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, कि वो अपने घोषणा में कभी नहीं बोलते हैं कि हम ओबीसी के साथ नहीं करेंगे। ओबीसी के तीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में हुए हैं। आदरणीय शोभा भारती जी हुई, शिवराज चौहान हुए, बाबूलाल गौर साहब भी हुए। तो इसके बावजूद भी अगर आप मान के चलते हैं कि ओबीसी के लिए आज संघर्ष करना पड़ रहा है आरक्षण के लिए, तो अच्छी बात नहीं है। आप उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए फ्री हैं, उच्च न्यायालय का निर्णय तो कराइए। उच्च न्यायालय का निर्णय सही होने के बाद में आप देखिएगा, जिन पक्षों को आपत्ति होगी, सरकार को होगी या ऐसे कर्ता को होगी, वो आगे सुनवाई में जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आरक्षण 27% परसेंटेज ऑफ कम्युनिटी के हिसाब से है जो उचित है। जी, शंकरलाल तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकरलाल जी, जो बात की जाए बुंदेलखंड की और साथ ही साथ बात की जाए ग्वालियर चंबल इलाके की, सबसे ज्यादा अगर ओबीसी आरक्षण कार्ड कहीं खेला जाता है तो यही वो इलाका है। उपचुनाव का भी समय है, कोर्ट का भी ये फैसला है कि फिलहाल इस पर रोक है, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है। किस तरह देख रहे हैं? पहले तो आपका रिएक्शन देखना चाहूंगा मैं। देखिए, मेरा इतना ही कहना है कि ये जानबूझ करके एक ढपोर संघ की घोषणा की गई थी। इस समय घोषणा की भी कमलनाथ जी ने तो सिर्फ लॉलीपॉप देने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट का जब ऑलरेडी फैसला है कि 50% से अधिक का आरक्षण नहीं हो सकता किसी भी तरह का, और उसके बावजूद बिना उस लिखना को हटाए और कोई भी राज्य सरकार या कोई भी पार्टी अपनी वाहवाही के लिए और एक राजनीतिक साजिश कि उधर पिछड़ों को भी धोखा देना और एक राजनीतिक साजिश करना कि हम तो आपको दे दिए। और जो अभी धनोपिया जी हमारे आदरणीय बोल रहे थे, धनोपिया जी हमारे आदरणीय बोल रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट से करा है कि और सरकार का पता चलेगा। अरे सवाल ये है कि आपको भी मालूम था कि ये 63% हो रहा टोटल जा करके, और सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग आपको भी मालूम थी, तो आप ही पहले इसको क्लियर कराते और फिर इस तरह की ढपोर संघ की घोषणा करते। तो ये एक साजिश थी। और जैसा कि आपने बहुत ठीक कहा कि चंबल ग्वालियर संभाग और बुंदेलखंड में और पूरे प्रदेश में चुनाव के समय ये जाति का मामला लेकर के और इन प्रकार सिर्फ अपने पक्ष में और हम ही नहीं, क्योंकि ये इनके वचन पत्र का वादा था और सरकार आती ही वो किया, 14 से 27 किया। अब फिलहाल हाईकोर्ट की रोक है, वरना हाईकोर्ट की रोक नहीं होती साहब तो ये तो आपके 26 जो चुनाव है, हालांकि ये 26 है कि नहीं है इस पर भी संशय है, ये एक अलग विषय, अलग डिबेट का विषय है कि 26 से आगे 30-35 करते हैं कि नहीं बीजेपी और आपकी पार्टी। लेकिन जो 26 चुनाव होंगे उपचुनाव, उन उपचुनाव में अगर ये बात सामने आती तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके लिए मुसीबत बन जाता। मैं एक बात आपसे कहूं कि ये वचन पत्र जो इनका था, यदि आप स्वयं आंकलन करें तो झूठ का पुलिंदा था। इनने तमाम ऐसी फर्जी को वचन पत्र में बातें कह दी थी, कर्जा माफ करेंगे। इसी तरह सरकार में आने के बाद आपको ऐसा क्यों लगता है झूठ का पुलिंदा था? धनोपिया जी से, धनोपिया जी क्या झूठ कहाँ कहा? उन्होंने कहा था 27% बढ़ाएंगे ओबीसी का आरक्षण, बढ़ाया था वचन पत्र में। ये कह रहे हैं झूठ का पुलिंदा था, जरा इसे स्पष्ट कर दीजिए। शंकरलाल जी झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। समय भी मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है कि 50% से अधिक मैं समझता हूँ नहीं कर सकते। शंकरलाल जी तिवारी वरिष्ठ विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया, इसमें कोई दो मत नहीं है। बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, बहुत वरिष्ठ है। मैं इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि अगर कहीं आपत्ति होगी तो न्यायालय बड़ी चीज होती है ना। माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया, आप उसमें भाग तो दीजिए, वकीलों को एफआईआर तो कराइए, जवाब तो दीजिए, कार्रवाई तो कराइए। निर्णय न्यायालय चोरी करो, सरकार का कानून है। कमलनाथ जी एज ए चीफ मिनिस्टर उनका है, विधानसभा में हुआ है। मैं वही आपसे कहना चाहता हूं कि आप निर्णय लेने वाले कौन होते हैं? मैं कौन होता हूं? निर्णय न्यायालय देगा। 50% की बाध्यता है, 60% की है, नहीं है, न्यायालय को करने दीजिए। लेकिन आप उसमें कम से कम अपने तरफ से सहयोग तो करिए सुनवाई में। ना आप जवाब पेश करते हैं, ना वकील आईपीएल होते हैं। जब देखो समय ले लिया जाता है, आज भी समय ले लिया गया और आज स्टे को बैकट मना कर दिया उन्होंने। निश्चित से माननीय न्यायालय का निर्णय है, वो अपना सुप्रीम है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं सरकार तो अपना काम करे, सरकार भूल जाए बीजेपी की है, कांग्रेस की है। और जहां तक अभी झूठ के पुरंदे की बात जो कह रहे हैं आदरणीय शंकरलाल जी,
तो मैं बताना चाहता हूं कि नहीं, कमलनाथ पर आपकी सरकार तरफ से ने मैं 22 इसको लाख किसानों समझना का चाहूंगा, किया है। इस कानूनी पेज को समझना चाहूंगा किसान- धनुपिया साहब, कमलनाथ जी अगर ने- शायद आपका मैं इधर ध्यान में मैं बता रहा हूं, रखना चाहूंगा, कमलनाथ जी ने जो गरीबों इंदिरा को साइनी कर्ज केस देने था की 70% के उसका हवाला दिया गया है, है। मैं जरा समझना चाहूंगा इसको कि क्या उससे क्या लेना देना था इसका। जिनने हवाला दिया है वो बताएं क्या लेना देना है। इंदिरा साइनी जो प्रकरण है वो बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। उसके बाद बात तमिलनाडु में ज्यादा है परसेंटेज, आप देखिए पश्चिम बंगाल में ज्यादा है, तो जी। राज्यों की बात क्यों नहीं करते आप जिन राज्यों में। फिर मैं जो कह रहा हूं कि आज हमारी आबादी, आधे से ज्यादा आबादी पिछड़े वर्ग की है, तो पिछड़े वर्ग का हक क्यों मार रहे हैं आप? उनको दीजिए ना उनका हक, उसमें क्या दिक्कत है आपको? जी, आप अगर एक संविधान की बात करेंगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट करेगा ना। आप करने वाले कौन होते हैं? आपकी सरकार का निर्णय है। कमलनाथ जी ने कोई व्यक्तिगत तौर पर निर्णय नहीं लिया है। कमलनाथ जी ने एज चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी सरकार में निर्णय पास कराया है, ये प्रभावशील है। लेकिन जो मेडिकल नहीं, लेकिन इसको लेकर चिट्ठी भी लिखी थी उस समय पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने, इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी भी लिखी कांग्रेस थी। पार्टी सरकार बदल गई, लिखी है, उन्होंने निवेदन किया है, उन्होंने यही कहा है कि लागू कराइए और माननीय उच्च न्यायालय में पैरवी करने के लिए अधिवक्ताओं को सक्रिय करिए, जवाब दीजिए, कार्रवाई करिए। उन्होंने इस बात के लिए साफ कहा है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी तो निभाए। एक आखिरी सवाल मेरा तिवारी जी से होगा। माननीय न्यायालय जो निर्णय लेंगे तिवारी जी, उसको स्वीकार होगा। आपको लग रहा है कि फिलहाल 18 तारीख का इंतजार किया जाए, क्योंकि 18 तारीख को इस पर क्या फैसला आता है ये भी आने वाले उपचुनाव के राजनीतिक भविष्य पर को तय करेगा, क्योंकि ओबीसी एक बड़ा मामला है। देखिए, ये कांग्रेस सरकार के द्वारा, कमलनाथ जी के द्वारा रचित साजिश थी। एक तरफ ओबीसी को ठगने का काम, दूसरी तरफ अपने आप को राजनीतिक चौबे छब्बे बनाने का काम। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पर धनुपिया जी चर्चा नहीं क्यों नहीं करते? मेरे वरिष्ठ मित्र साथी हैं, वरिष्ठ वकील हैं। आपने प्रस्ताव बनाया, आपने प्रस्ताव कैबिनेट से पास किया, आपने क्यों नहीं उन लूप होल्स को पहले खत्म किया, उन लिकुनाज को पहले खत्म किया? हवा में आपने प्रस्ताव पास करके कैबिनेट में पास करके भेज दिया। अब आप हाईकोर्ट की आलोचना कर रहे हैं। हाईकोर्ट जो बोल रहा है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का प्रतिनिधि कोर्ट आलोचना नहीं कर रहे हैं, और हाईकोर्ट आलोचना नहीं कर रहे हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आलोचना कर रहे हैं। मैं बीच में नहीं बोला था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की क्यों आलोचना क्या आलोचना बनती है? एक आखिरी सवाल मेरा होगा, आखिरी सवाल धनुपिया जी आपसे। नाम नयन सुख कहाँ लिखा है संविधान में, किस धारा में लिखा हुआ है? आखिरी सवाल मेरा आपसे है, 50% ज्यादा नहीं होगा। ये मामला तो ऐसा कोई कोर्ट में नियम चला नहीं है। गया, अब 18 तारीख का सुप्रीम कोर्ट इंतजार के करना निर्णय पड़ेगा, पर 18 लो। अगस्त का। सर मैं रोक रहा हूं, शंकर जी रुकिएगा, समय कम है। और पहले एक आखिरी सवाल कमलनाथ पूछ रहा को हूं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर बैकआउट कराना अध्यक्ष था, आप पिछड़ा फिर वर्ग आप के कैबिनेट में विषय ले एक बड़ा जाते। वर्ग आपकी तरफ देख रहा है, क्या मजबूत आधार रखे जाएंगे हाईकोर्ट में आपकी तरफ से? मेरे से सवाल है? नहीं सर, ये धनुपिया साहब से। देखिए हाई कोर्ट ओह, का सबसे बड़ा बैग पहले ही है मजबूत कि आधार शासकीय बना नीति है लेते, ये, सरकार फिर की ये नीति है। कैबिनेट का और ढोंग जो करते, आरक्षण होता है वो ओबीसी परसेंटेज को ऑफ पॉपुलेशन के लॉलीपॉप हिसाब से देने होता है, का। हमेशा परसेंटेज पे रहता है। जब 53% हमारी अगर ओबीसी की जनसंख्या मध्य प्रदेश में है तो उसी अनुपात में कितने दिन मुगालते में लोगों को जिंदा रखना चाहते हो, माननीय न्यायालय खुद निर्णय जीना करेंगे, उसके चाहते बाद हो। उसका सब कराया हुआ। लेकिन सर भारत धनुपिया सरकार साहब, के लोग उसमें कानून धनुपिया साहब, ये तो आपको पता था, ये तो आपको पता था कि ये मामला हाईकोर्ट में जाएगा और मजबूत आधार नहीं था इसका, क्योंकि आपकी कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया। के निर्णय के विरुद्ध साजिश करके शंकरलाल तिवारी जी, मैं आपको इंगित करके कुछ कह रहा हूं, मैं आप ही को इंगित करके कुछ कह रहा हूं। सर सुनिए सर, मेरा मतलब ये था कि आप लोगों ने इसको पारित किया, फिर हाईकोर्ट में मसला चला गया। आपको मालूम था कि 50% से ज्यादा हो नहीं सकता, 14 से आपने 27 किया, ये मामला अटकेगा और सीधे तौर पर इसका जो वार होगा, इसका जो एक्शन होगा वो बीजेपी पे जाएगा। ये आरोप लगेगा कि बीजेपी नहीं करना चाहती, हम तो तैयार थे। राज्य सरकारों को अपना निर्णय लेने का अधिकार है। मैंने आपको पहले कहा है कि राजनीतिक साजिश, ओबीसी के राजनीतिक काम करने में अच्छा लगता है। षड्यंत्र सिर्फ ओबीसी को एक तरफ से झूठा लॉलीपॉप देने का और दूसरी तरफ अपने आप को बिना मतलब में शेर सिंह को मारा, धतूर सिंह को मारा और घर के अंदर घुस गए। जब सुप्रीम कोर्ट में लिखना था तो जनता फैसला करेगी, कौन अड़ंगे लगा रहा है जनता फैसला करेगी। माननीय न्यायालय के जनता फैसला लोकसभा में कर चुकी थी, करेगी जनता फैसला विधानसभा के चुनाव के तुरंत बाद लोकसभा फैसला कर चुकी थी। आपकी चलिए मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन अब इंतजार न्यायालय का भी करना पड़ेगा क्योंकि वो क्या फैसला देता है इस मसले पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
और मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जबलपुर के बीजेपी जिला अध्यक्ष जीएस ठाकुर ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण मुद्दे पर पैरवी करने के लिए राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह दिल्ली से वकील बुलाने की बात कर रहे हैं। उनकी नजर वकीलों की फीस पर है, जबकि राज्य में कई सक्षम वकील हैं और ये काम कर सकते हैं। उन्होंने सांसद और वकील विवेक तनखा का उदाहरण देते हुए कहा कि तनखा एमपी से दिल्ली पैरवी करने जाते हैं। जीएस ठाकुर ने कांग्रेस विधायकों की बैठक और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर कहा कि विरोध करना विपक्ष का काम है। उन्होंने कांग्रेस को डूबती हुई नाव बताया। दिग्विजय सिंह को शायद वकीलों के फीस पे बड़ा इंटरेस्ट रहा होगा। दिल्ली और जबलपुर की बात करना उचित नहीं। मध्य प्रदेश में विधि के बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बहुत विधिवेत्ता हैं, जो सरकार का और अन्य पक्ष भी बहुत ताकत से, बहुत सक्षमता से रहते हैं। उन्हीं के खास वकील विवेक तनखा जी जबलपुर से ही हैं, जो दिल्ली में भी जाके वकालत करते हैं।